हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज फिर से हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहां पर हम यूजीसी नेट में विभिन्न वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का 2013 दिसंबर का थर्ड पेपर। ये पेपर हमें आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा इत्यादि में मददगार हो सकता है। अगर हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनसे संबंधित नवीन आंकड़ों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम निकलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस हिसाब से भी हमारी क्लास इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आगे पूरी क्लास में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, प्रबंधकीय उद्यम का मॉडल किससे संबंधित है? पहला आर ए गॉर्डन, दूसरा आर मॉरिस, तीसरा बामॉल और चौथा है साइटोस्की। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, आर मॉरिस। आर मॉरिस का विचार है कि आधुनिक बड़ी फर्में प्रबंधकों द्वारा चलाई जाती हैं तथा शेयरधारक जो भी मालिक होते हैं जो फर्मों के प्रबंध के बारे में निर्णय लेते हैं। एक प्रबंधक का उद्देश्य फर्म की वृद्धि दर को अधिकतम करना होता है, जबकि शेयरधारक का उद्देश्य अपने लाभांश तथा शेयर की कीमतों में वृद्धि करना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से रेखीय आयोजन की मान्यता कौन सी नहीं है? मैं हर बार आपको वीडियो में बताती हूँ कि विशेष तौर पर जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि नहीं है पूछा है कि है पूछा है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी मान्यता नहीं है, तो हमें इस पर फोकस करना है। विकल्प हैं, पहला उत्पादन की स्थिर कीमतें, दूसरा स्थिर आगत कीमतें, तीसरा पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल और चौथा है प्रौद्योगिकी रूप से निर्धारित कारक अनुपात। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल। रेखीय आयोजन इष्टमीकरण की एक तकनीक है जिसमें लक्ष्य फलन भी रेखीय होता है तथा शर्तें रैखिक होती हैं। रेखीय आयोजन परंपरागत उत्पादन सिद्धांत का एक सुधार है जिसमें पहला उत्पादन की स्थिर कीमतें सम्मिलित होती हैं, दूसरा स्थिर आगत कीमतें और तीसरा प्रौद्योगिकी रूप से निर्धारित कारक अनुपात। प्रश्न नंबर 3 है, अल्पाधिकार के पॉल स्वीजी मॉडल में विकुंचित मांग वक्र में कुंचन का बिंदु क्या प्रकट करता है? पहला मात्रा की अनम्यता, दूसरा कीमत की अनम्यता, तीसरा कीमत एवं मात्रा दोनों की अनम्यता और चौथा है केवल कीमत की अनम्यता। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, कीमत एवं मात्रा दोनों की अनम्यता। अल्पाधिकार के पॉल स्वीजी मॉडल में विकुंचित मांग वक्र में कुंचन का बिंदु कीमत एवं मात्रा दोनों की अनम्यता प्रकट करता है। विकुंचित मांग वक्र क्या है? अल्पाधिकारी जिस मांग वक्र का सामना करता है उसमें वर्तमान कीमत के स्तर पर विकुंचन होता है, क्योंकि मांग वक्र का वह भाग जो कीमत से ऊपर है अत्यधिक लोचदार होता है। अगर हम इसे ग्राफ के तौर पर समझें तो y o x, यहाँ पर अब हमारा निर्माण होता है P बिंदु का। यहाँ पर P बिंदु का निर्माण होता है। अब हमारी डी मांग रेखा पर जिसमें K बिंदु पर विकुंचन है। ये जो बिंदु है ये हमारा K बिंदु है और ये हमारी डी मांग रेखा है। तो यहाँ पर K बिंदु पर विकुंचन वर्तमान कीमत स्तर जो हमारी OP दी गई है OM मात्रा का उत्पादन व बिक्री करती है और डी मांग वक्र का D के अपेक्षाकृत लोचदार है तथा अगर हम KD डैश भाग की बात करें
तो वह बेलोचदार होता है। प्रश्न नंबर 4 में हमें सही जोड़ी मिलान करने के लिए दी गई है, तो आइए देखते हैं क्या विकल्प दिए गए हैं। पहला देयता वक्र, दूसरा लाफर वक्र, तीसरा लॉरेंज वक्र, चौथा विकुंजित मांग वक्र। उसके सामने के विकल्प दिए हैं हमें सार्वजनिक राजस्व, दूसरा दृढ़ कीमत, तीसरा अन्योन मांग और चौथा असमानताएं। तो यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं, तो हम मिलान करने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखें कि देयता मांग वक्र किससे संबंधित है, तो हम देखते हैं अन्योन मांग वक्र से देयता वक्र सम्मिलित है। तो हम देखते हैं कि पहले का थर्ड किस में है, तो पहले का तीसरा दो विकल्प में दिया गया है। चलिए आगे मिलाते हैं। लाफर वक्र, लाफर वक्र लाफर द्वारा विकसित किया गया था। यह वक्र दरों तथा सरकार द्वारा अर्जित राजस्व के बीच का संबंध निर्धारित करता है। तो हम देखते हैं लाफर वक्र राजस्व का हो जाएगा, तो सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेकंड का फर्स्ट किस में है, तो विकल्प नंबर 1 में। तीसरा है हमारा लॉरेंज वक्र, तो लॉरेंज वक्र क्या प्रदर्शित करता है, असमानताओं को। और चौथा है विकुंचित मांग वक्र, ये दृढ़ कीमत को परिभाषित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 में भी हमें सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके विकल्प को। पहला है तकनीकी एकाधिकार, दूसरा वैश्विक बाजार, तीसरा विधिक एकाधिकार और चौथा है अल्पाधिकार। सामने क्या विकल्प दिए हैं, पहला स्वर्ण एवं चांदी, दूसरा उत्पादक संघ, तीसरा कोका कोला, चौथा एकस्व पेंटेड एकाधिकार। चलिए मिलान करने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखें कि तकनीकी एकाधिकार किससे संबंधित है, तो तकनीकी एकाधिकार कोका कोला से संबंधित है, तो हमारे फर्स्ट का हो गया। थर्ड, अगर हम देखें कि वैश्विक बाजार से क्या आशय है, तो स्वर्ण एवं चांदी वैश्विक स्तर पर व्यापार होता है। तो हम देखते हैं पहले का फर्स्ट, पहले का थर्ड और सेकंड का फर्स्ट किस में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 1 में ये दिया गया है। थर्ड है हमारा विधिक एकाधिकार, तो चौथे नंबर का हमारा सही हो जाएगा एकस्व एकाधिकार। और लास्ट बचता है हमारा अल्पाधिकार, जिसमें क्या आ जाएगा हमारा उत्पादक संघ। प्रश्न नंबर 6 में एक अभिकथन दिया गया है। अभिकथन है अभिकथन दिया है उपभोक्ता अतिरेक संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत के बीच का अंतर है। तर्क दिया है कीमत और उपभोक्ता अतिरेक के बीच प्रतिलोमी संबंध होता है। विकल्प दिए हैं, पहला ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और चौथा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। उपभोक्ता अतिरेक संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत के बीच का अंतर है। उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जो अधिकतम कीमत चुकाने को तैयार रहता है तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है, इन दोनों के बीच के अंतर को ही हम उपभोक्ता अतिरेक के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। अभिकथन दिया है दीर्घकालिक लागत वक्र यू आकार का होने के बजाय एल आकार का होता है। कारण दिया है दीर्घकाल में बड़े संयंत्रों के उत्पादन की नई तकनीक प्रति इकाई उत्पादन की कुल लागत कम करती है। विकल्प दिए हैं, पहला ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है परंतु
ए सत्य है परंतु आर सत्य नहीं है। और चौथा है आर असत्य है परंतु ए सत्य है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं ढलवा होता है। दूसरा, उदासीनता वक्र दाएं से बाएं ढलवा होता है। तीसरा, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं अक्षों के मूल बिंदु पर उत्तल होता है। और चौथा है, उदासीनता वक्र सभी वक्रों को एक दूसरे को काटता नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, पहला ए बी और सी सत्य है। दूसरा, बी सी एवं डी सत्य है। तीसरा, ए सी और डी सत्य है। और चौथा है ए और डी सत्य है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ए सी एवं डी सत्य है। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच के संबंध में उपभोक्ता के व्यवहार को स्पष्ट करता है। उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची के माध्यम से दिखाया जाता है। उदासीनता अनुसूची में उन वस्तुओं को दिखाया जाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। इसे ही ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर उदासीनता वक्र प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 है, गुणक प्रभाव का बड़ा हिस्सा बहुत अवधियों में प्राप्त होता है जब उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति होती है। विकल्प है, पहला इकाई, दूसरा अधिक, तीसरा कम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, कम। गुणक प्रभाव का बड़ा हिस्सा बहुत कम अवधियों में प्राप्त होता है जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होती है। गुणक का प्रतिपादन R.F. काहन ने किया था। काहन ने अपने एक लेख द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू एन एम्प्लॉयमेंट में किया, जो एक रोजगार गुणक था। बाद में किंग्स ने विनियोग गुणक की चर्चा की। विनियोग की प्रारंभिक वृद्धि से कुल आय में कई गुना वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 10 है, इष्टतम पूंजी स्टॉक तब प्राप्त होता है जब पूंजी की उपयोगिता लागत निम्नलिखित के बराबर होती है। पहला, ब्याज की दर। दूसरा, मूल्यह्रास की दर। तीसरा, पूंजी का सीमांत उत्पाद। और चौथा है टोबिन का क्यू। विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, पूंजी का सीमांत उत्पाद। इष्टतम पूंजी स्टॉक तब प्राप्त होता है जब पूंजी की उपयोगिता लागत पूंजी के सीमांत उत्पाद के बराबर होती है। एक फर्म की पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए जो फर्म के मूल्य को अधिकतम करती है। ऐसी पूंजी संरचना को इष्टतम पूंजी संरचना कहा जाता है। इष्टतम पूंजी संरचना तभी संभव है जबकि पूंजी की सीमांत उपयोगिता लागत पूंजी के सीमांत उत्पाद के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 11 है, यदि अर्थव्यवस्था संभावित जीडीपी पर कार्य कर रही है तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि निम्नलिखित की ओर अग्रसर होगी। पहला, निस्पंद स्फीति। दूसरा, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तीसरा, मांग पक्षीय मुद्रास्फीति। और चौथा है आपूर्ति पक्षीय मुद्रास्फीति। तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, मांग पक्षीय मुद्रास्फीति। यदि अर्थव्यवस्था संभावित जीडीपी पर कार्य कर रही है तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि मांग पक्षीय मुद्रास्फीति की ओर अग्रसर होगी। वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ने के फलस्वरूप मुद्रा की सक्रियता के तीव्र गति से बढ़ने के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि
मांग पक्षीय मुद्रास्फीति कहलाती है। प्रश्न नंबर 12 है, रूढ़िवादी किंग्सवादियों के मामले में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला, मुद्रा के लिए मांग की ब्याज लोच अत्यंत उच्च होती है। दूसरा, मुद्रा के लिए मांग की ब्याज लोच निम्न होती है। तीसरा, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों का आर्थिक गतिविधि के स्तर पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमेय प्रभाव नहीं पड़ते हैं। और चौथा है, मुद्रा की मांग अस्थिर होती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2। इसमें कुछ विकल्प दिए गए थे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ। इसका सही जवाब होगा ए, सी और डी। ये 3 विकल्प इसके सही होते हैं। तो 3 हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? पहला, तीसरा और चौथा। इनमें बताया गया है कि मुद्रा के लिए मांग की लोच अत्यधिक उच्च होती है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों का आर्थिक गतिविधि के स्तर पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमेय प्रभाव नहीं पड़ते। मुद्रा की मांग अस्थिर होती है, जबकि यह कथन कि मुद्रा के लिए मांग की ब्याज लोच निम्न होती है रूढ़िवादी किंग्सवादियों में मामले में असत्य है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिथ्या है? पहला, किंग्सवादी गुणक का मूल्य जितना कम होगा और निवेश की ब्याज संवेदनशीलता जितनी कम होगी, आईएस वक्र उतना सपाट होगा। विकल्प नंबर 2 है, किंग्सवादी गुणक का मूल्य जितना कम होगा और निवेश की ब्याज संवेदनशीलता जितनी कम होगी, आईएस वक्र उतना ढलवा होगा। तीसरा है, एलएम वक्र की स्थिति कीमत स्तर तथा आय में परिवर्तन के प्रति मुद्रा की मांग की संवेदनशीलता पर ऋणात्मक रूप से निर्भर करती है। और चौथा है, मुद्रा की मांग ब्याज संवेदनशीलता जितनी अधिक होगी और मुद्रा की मांग की आय संवेदनशीलता जितनी कम होगी, उतना ही एलएम वक्र सपाट होगा। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है विकल्प नंबर 1। किंग्सवादी गुणक का मूल्य जितना कम होगा और निवेश की ब्याज संवेदनशीलता जितनी कम होगी, आईएस वक्र उतना सपाट नहीं होगा। यह कथन मिथ्या है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प नंबर ए है, सरकारी व्यय में वृद्धि समग्र व्यय को ज़्यादा शीघ्रता से प्रभावित करती है बजाय मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के। दूसरा है, जब समग्र पूर्ति ऊर्ध्वाधर होती है तो समग्र मांग में वृद्धि का वास्तविक उत्पादन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है, सरकारी व्यय में वृद्धि हमेशा निजी क्षेत्र के बजाय संवेदनशील व्यय की समान मात्रा को क्राउड आउट करती है। और चौथा है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के बजाय सरकारी व्यय में वृद्धि समग्र आपूर्ति वक्र को शीघ्रता से प्रभावित करती है। विकल्प दिए हैं, पहला ए और बी सही है, दूसरा ए और सी सही है, तीसरा ए और डी सही है और चौथा है सी और डी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, ए और बी सही है। सरकारी व्यय में वृद्धि होने से आय इसलिए बढ़ती है क्योंकि लेन देन के लिए अतिरिक्त मुद्रा शेष उपलब्ध हो जाते हैं। अतः सरकारी व्यय में वृद्धि समग्र व्यय को मुद्रा पूर्ति की अपेक्षा शीघ्रता से प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 15 में हमें फिर से सही जोड़ी दी गई है जिनका हमें मिलान करना है। आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में सूची फर्स्ट में दिए गए सिद्धांतों को सूची सेकंड में दिए गए उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 में दिया है आर्थिक समृद्धि के रूढ़िबद्ध कारक, दूसरा वहीजात समृद्धि सिद्धांत, तीसरा संचय का स्वर्णिम नियम और चौथा है इष्टतम समृद्धि टर्न पाइक्स। इसके सामने हमें ऑप्शन दिए हैं आर एम सोलो, एन कार्ल्डर, रेडनर सैमुअल्सन
और ES फ्लक्स। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि के रूढ़िबद्ध कारक किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं एन काल्डर के अनुसार, मतलब फर्स्ट का हो गया हमारा सेकंड। विकल्प में फर्स्ट का सेकंड हमें 3 जगह दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। बहिर्जात समृद्धि सिद्धांत ये दिया गया है RN सोलो के द्वारा। तो सेकंड का हमारा हो जाता है फर्स्ट। हम देखते हैं कि सेकंड का फर्स्ट भी 2 जगह दिया गया है। तो और आगे बढ़ते हैं। तीसरा है संचय का स्वर्णिम नियम, ये दिया गया है फ्लक्स के द्वारा। तो थर्ड का हो जाता है फोर्थ। थर्ड का फोर्थ कहाँ दिया है, विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चौथा बचता है इष्टतम समृद्धि टर्न पाइक्स। तो ये हो जाएगा हमारा रेडनर एवं सैमुअल्सन के द्वारा। प्रश्न नंबर 16 है, अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत समृद्धि के कौन से निर्धारक की व्याख्या प्रदान करने की चेष्टा करता है जिसे कि सोलो मॉडल ने स्पष्ट नहीं किया है। विकल्प हैं, पहला तकनीकी प्रगति, दूसरा श्रम समृद्धि, तीसरा समृद्धि को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका, चौथा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। 1980 के दशक में विश्व के अनेक देशों ने उत्पादन वृद्धि में व्याप्त विषमता के अध्ययन एवं विश्लेषण के संबंध में बहुत से शोध किए तथा उनका प्रकाशन भी किया। इसके अंतर्गत समृद्धि के प्रति उत्तरदायी विभिन्न कारकों की भूमिका जिस सिद्धांत पर आधारित है उसे अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जिसे शॉर्ट में हम MPI के नाम से भी जानते हैं, नवीन सूचकांक है जिसे निम्नलिखित में समाविष्ट किया जाता है। पहला विश्व मानव रिपोर्ट, दूसरा मानव विकास रिपोर्ट, तीसरा विश्व विकास रिपोर्ट और चौथा है भारत की मानव विकास रिपोर्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2 मानव विकास रिपोर्ट। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नवीन सूचकांक है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक विकास का 2010 में विकास किया गया। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। इसमें गरीबी को आय वंचन के रूप में नहीं अपितु बहुआयामी वंचन के रूप में देखा जाता है। अब हम इसे किस में देख रहे हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। अब इसका सिंबल कैसे बनेगा, सबसे पहले ये आता है, इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों को लिया जाता है। पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा है लाइफ लॉन्ग। अब अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक शिशु मृत्यु और दूसरा कुपोषण। शिक्षा की बात करते हैं तो कितने इनरोल हुए हैं पढ़ने के लिए बच्चे और कितने लोगों ने स्कूल अपना कंप्लीट किया है, कंप्लीट एजुकेशन आ जाता है। और अगर हम जीवन निर्वाह की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए तो खाना बनाने का ईंधन, मकान, विद्युत, जल, शौचालय, इतनी सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर जब MPI बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया तो इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया। प्रश्न नंबर 18 है, कल्याण का बेहतर माप कौन सा है। पहला राष्ट्रीय आय,
दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय और चौथा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 3, प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय। व्यय योग्य व्यक्तिगत आय के द्वारा कल्याण को बेहतर तरीके से मापा जा सकता है। जब व्यक्ति के पास व्यय योग्य आय में वृद्धि होती है तो उसका कल्याण अपेक्षाकृत बेहतर होगा तथा जीवन स्तर में भी सुधार होगा। व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों को घटाने पर व्यय योग्य व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाती है। इसे अगर हम सूत्र रूप में देखें तो व्यक्तिगत आय में से क्या घटा दिया जाता है? व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर जब हम घटा देते हैं तब ये हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, 11वीं पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई थी? पहला 2007-8, दूसरा 2008-9, तीसरा 2009-10 और चौथा है 2010-11। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर ए 2007-8। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्ष 2007-8 में उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई थी। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2007 से 3 मार्च 2012 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता और अधिक समावेशी विकास करना था। इस योजना में आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य 9% रखा गया था और जबकि प्राप्त हुआ था 7.9%। प्रश्न नंबर 20 है यूएनईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला समान विकास, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा तापमान में कमी और चौथा है धारणीय विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, धारणीय विकास। यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य धारणीय विकास है। यूएनईपी कार्यक्रम की स्थापना 1972 में नैरोबी में हुई। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो पर्यावरणीय गतिविधियों में समन्वय करती है तथा विकासशील देशों द्वारा उचित पर्यावरणीय नीतियों तथा क्रियाकलापों के अपनाए जाने के कारण सहायता प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 21 है भारत में खाद्यान्नों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सारणीबद्ध किया जाता है? विकल्प है ओएनजीसी, दूसरा ओआईएल, तीसरा एफसीआई और चौथा है एमएमटीसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, एफसीआई। भारत में खाद्यान्नों को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सारणीबद्ध किया जाता है। एफसीआई की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। यह खाद्यान्नों व अन्य सामग्री की खरीदारी, भंडारण व स्थानांतरण इत्यादि के लिए होता है। प्रश्न नंबर 22 है सीएसओ के द्वारा वर्ष 2012-13 के प्रथम चतुर्थ के लिए जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार जीडीपी वृद्धि का क्या अनुमान लगाया गया है? पहला 5.1%, दूसरा 5.5%, तीसरा 5.9% और चौथा है 6.2%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, तीसरा है 5.9% और चौथा है 6.2%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 5.5%। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा वर्ष 2012-13 के प्रथम चतुर्थ के लिए अंतिम आंकड़ों के अनुसार जीडीपी 5.5% थी। वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी 147.4% का अनुमान लगाया गया था। प्रश्न नंबर 23 है
किसके आर्थिक सिद्धांतों में माल्थस के सिद्धांत मूल में रहते हैं? पहला एडम स्मिथ, दूसरा रिकार्डो, तीसरा किंग्स और चौथा रॉबिन्स। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3 किंग्स। किंग्स के आर्थिक सिद्धांत में माल्थस के सिद्धांत मूल में रहते हैं। किंग्स ने अपने ग्रंथ सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी में व्यापक आर्थिक विश्लेषण को स्पष्ट किया। उन्होंने कुल आय तथा प्रभावी मांग का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 24 है, व्यापार चक्र के 4 चरण हैं। इन चरणों को घटित होने का सही क्रम है। विकल्प नंबर 1 में दिया है वसूली, अवमंदन, विस्तार, मंदी। विकल्प नंबर 2 है वसूली, विस्तार, मंदी, अपमंदन। विकल्प नंबर 3 है मंदी, विस्तार, अपमंदन और वसूली। और अंतिम विकल्प है हमारा वसूली, विस्तार, अपमंदन और मंदी। तो इस प्रश्न को एनटीए ने गलत कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, इसलिए इसका कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। तो चूंकि हम एनटीए 2013 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, तो इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हमने सम्मिलित किया है। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में कुल कारक उत्पादकता विकल्प दिए हैं। पहला बढ़ी थी, दूसरा कम हुई थी, तीसरा अपरिवर्तित रही और चौथा है कोई विशेष पैटर्न नहीं था। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 बढ़ी थी। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में कुल कारक उत्पादकता बढ़ी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य अधिक तीव्र और ज़्यादा समावेशी समृद्धि रखा गया। इससे एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की समृद्धि प्रक्रिया को प्राप्त करने का प्रयास किया गया जो दीर्घकाल तक सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सके। प्रश्न नंबर 26 है, विकसित देशों में खाद्य के लिए मांग की आय लोच किससे कम होती है? पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा है 3। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा 1। विकसित देशों में खाद्य के लिए मांग की आय लोच 1 से कम होती है। मांग की आय लोच से अभिप्राय आय के होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है, जिसे हम निम्न सूत्र द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। मांग की आय लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 है, अपना खेत अपना काम की स्कीम मनरेगा के अंतर्गत नवीन स्कीम है। यह किस राज्य में प्रारंभ की गई? पहला पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान और चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3 राजस्थान। अपना खेत अपना काम की स्कीम मनरेगा के अंतर्गत राजस्थान राज्य में प्रारंभ की गई। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख तथा गरीबी से निजात पाने हेतु केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 100 दिन अकुशल श्रम वाले व्यक्ति को रोजगार देने की गारंटी दी जाएगी। प्रश्न नंबर 28 है, कीमत कैंची
किससे संबंधित है? विकल्प है पहला ईंधन एवं औद्योगिक वस्तुओं की तुलनात्मक कीमत, दूसरा कृषि वस्तुओं के संबंध में औद्योगिक वस्तुओं की तुलनात्मक कीमत, तीसरा है निर्यातित वस्तुओं के संबंध में आयातित वस्तुओं की तुलनात्मक कीमत और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, कृषि वस्तुओं के संबंध में औद्योगिक वस्तुओं की तुलनात्मक कीमत। कीमत कैची एक आर्थिक घटना है। यह घटना सामान्यतः कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों तथा औद्योगिक वस्तुओं की स्थिर कीमतों से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 29 में एक अभिकथन दिया गया है कि पीली क्रांति से बीजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण दिया है श्वेत क्रांति ने दूध के उत्पादन में वृद्धि की है। विकल्प दिए हैं पहला ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, विकल्प नंबर 3 है ए सत्य है परंतु आर असत्य है और विकल्प नंबर 4 है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। पीली क्रांति से बीजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान की रणनीति बनाई गई। तिलहन फसलों को 1986 में प्रारंभ किया गया ताकि भारत में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। प्रश्न नंबर 30 है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था को विध्वंस होने का तात्कालिक कारण क्या है? पहला, यह प्रत्याशा कि यूएस शीघ्र ही डॉलर का अवमूल्यन करने के लिए विवश हो जाएगी। दूसरा, यूएस से तरल पूंजी का भारी वाह प्रभाव। तीसरा, 3 छोटे यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा अपनी डॉलर जमा पूंजी के कुछ भाग को फेडरल में स्वर्ण में बदलने का प्रयास और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। यह प्रत्याशा कि यूएस शीघ्र ही डॉलर का अवमूल्यन करने के लिए विवश हो जाएगा, यूएस से तरल पूंजी का भारी बाह्य प्रभाव तथा 3 छोटे यूरोपियन सेंट्रल बैंकों द्वारा अपने डॉलर जमा पूंजी के कुछ भाग को फेडरल में स्वर्ण में बदलने का प्रयास ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के विध्वंस होने के तात्कालीन कारण थे। अगर हम ब्रेटन वुड्स प्रणाली की बात करें तो ये 1970 में आई थी। प्रश्न नंबर 31 है स्थिर विनिमय दर व्यवस्था के मामले में भुगतान संतुलन किसके जरिए होता है? पहला, कीमत स्तर में परिवर्तन, दूसरा विनिमय दर में परिवर्तन, तीसरा ब्याज की दर में परिवर्तन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, कीमत स्तर में परिवर्तन। स्थिर विनिमय दर व्यवस्था के मामले में भुगतान संतुलन कीमत स्तर में परिवर्तन के जरिए होता है। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत सभी विनिमय लेन देन उस विनिमय दर पर होते हैं जो मौद्रिक अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। ये मौद्रिक अधिकारी कानून बनाकर अथवा करेंसी बाजारों में हस्तक्षेप करके विनिमय दर निश्चित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हाजिर स्पॉट विदेशी मुद्रा विनिमय किससे संबंधित है? पहला, 2 व्यवसाय दिनों के अंदर डिलीवरी के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री, दूसरा डिलीवरी के लिए विदेशी मुद्रा का विक्रय, तीसरा डिलीवरी के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1। हाजिर विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है।
व्यवहार में सौदा 2 दिन में हो जाता है। इस प्रकार तत्काल स्पॉट लेन देन के लिए प्रभावी विनिमय दर को तत्काल दर तथा ऐसे सौदों के लिए मार्केट को तत्काल मार्केट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन धारा के संबंध में सही कथन ज्ञात कीजिए। पहला, यह संविदा करने वाले दलों की विशेष सुविधा की गारंटी देता है। दूसरा, यह केवल समान व्यवहार की गारंटी देता है। तीसरा, अप्रतिबंधित MFN धारा प्रतिबंधित धारा की तुलना में ज़्यादा न्यायसंगत या सामयिक प्रतीत होती है। और चौथा है, प्रतिबंधित MFN धारा संविदा करने वाले दलों को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2। यह केवल समान व्यवहार की गारंटी देता है। यह धारा किसी देश द्वारा जब किसी अन्य देश को आयात निर्यात प्रशुल्कों आदि से संबंधित कुछ रियायतें अथवा सुविधाएं दी जाती हैं तो ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने वाला राष्ट्र अति ईस्ट राष्ट्र कहलाता है। कुछ समय पहले भारत ने पाकिस्तान का MFN का दर्जा समाप्त कर दिया। प्रश्न नंबर 34 में हमें फिर से सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है। हमारे विकल्प हैं हैमिल्टन लिस्ट, मार्शल लर्नर, FY एजवर्थ और जैकब बाइनर। सामने विकल्प दिए हैं, व्यापार सृजन एवं व्यापार विषयांतर प्रभाव, दूसरा भारतीय उद्योग, तीसरा लोच का दृष्टिकोण और चौथा है दरिद्रता जननीय समृद्धि। तो हम मिलान कर लेते हैं। हैमिल्टन लिस्ट किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय उद्योग के लिए ये यूज़ किया जाता है। दूसरा है मार्शल लर्नर। लोच का दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो मार्शल लर्नर के द्वारा है। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का थर्ड किस में दिया है। फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का थर्ड ये हमें दो विकल्पों में दिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। FY एजवर्थ दरिद्रता जनीय समृद्धि है और चौथा है जैकब बाइनर। तो ये हो जाएगा हमारा व्यापार सृजन एवं विषयांतगत प्रभाव। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, संचालित तृतीय विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र के मौद्रिक प्राधिकारी विदेशी विनिमय बाजारों में किस लिए हस्तक्षेप करते हैं? विकल्प है, पहला विनिमय दरों में अल्पकालिक उतार चढ़ाव को घटाने के लिए, दूसरा विनिमय दरों में दीर्घकालिक उतार चढ़ावों को घटाने के लिए, तीसरा विनिमय दरों में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उतार चढ़ावों को घटाने के लिए, और चौथा है राष्ट्रों के समूह के बीच विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, विनिमय दरों में अल्पकालिक उतार चढ़ावों को घटाने के लिए। तृतीय विनिमय दर व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना विदेशी बाजार में मांग और पूर्तियों की शक्तियों के द्वारा विनिमय दर निर्धारित होती है। परंतु अल्पकाल में जब विनिमय दरों में अत्यधिक उतार चढ़ाव होने लगता है तब इन अल्पकालिक उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने हेतु मौद्रिक अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श करेंसी क्षेत्र के साथ संबंधित है? पहला, एकल करेंसी के लिए इष्टतम भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा नई करेंसियों के लिए जिनकी विनिमय दरें तुलनात्मक रूप से कीलित कर दी गई हैं, इष्टतम भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा है एकल करेंसी
या कीलित करेंसियाँ अन्य करेंसियों की तुलना में संयुक्त रूप से बदलती हैं या घटती बढ़ती हैं। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। दिए गए सब इष्टतम करेंसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी देश अपनी मुद्राओं को एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली द्वारा स्थायी रूप से जोड़ देते हैं, परंतु वे देश जो इस क्षेत्र में नहीं आते उनकी मुद्रा इन देशों की मुद्राओं के साथ लचीली विनिमय दर प्रणाली से जुड़ी होती है। जैसे यूरोपीय देशों का समूह यूरो से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 37 है, भुगतान संतुलन के मौद्रिक उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला, भुगतान संतुलन में घाटा राष्ट्र में मुद्रा आपूर्ति के आधिक्य के अतिरिक्त परिणाम स्वरूप होता है। दूसरा, भुगतान संतुलन अतिरेक मुद्रा की। तीसरा, भुगतान संतुलन में असंतुलन दीर्घकाल में स्वतः ही ठीक हो जाता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। एक देश के अन्य देशों या विश्व के साथ समस्त आर्थिक लेन देनों के व्यवस्थित रिकॉर्ड को भुगतान शेष कहते हैं। भुगतान शेष के समायोजन के लिए 3 सिद्धांत हैं। पहला, लोच सिद्धांत, जिसे मार्शल लर्नर शर्त भी कहते हैं। दूसरा, अवशोषण सिद्धांत, यह आय सिद्धांत भी कहते हैं। और तीसरा है मौद्रिक उपागम, यह मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच में भुगतान शेष में परिवर्तनों का विवेचन करता है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। जैसा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची 1 में परिगणना की गई है। पहला, संसद द्वारा आरोपित किसी भी सीमा के आधार पर खनिज आधारों पर रोक। दूसरा, बिजली के उपभोग एवं बिक्री पर रोक। तीसरा, समाचार पत्रों एवं उसमें विज्ञापनों की बिक्री एवं खरीद पर रोक। और चौथा है मानव उपभोग के लिए नशीली शराब, अफीम, भारतीय गांजा एवं अन्य उत्पाद शुल्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, समाचार पत्रों एवं उसमें विज्ञापनों की बिक्री एवं खरीद पर कर। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट में उन मदों का वर्णन किया गया है, जैसे कृषि कर के अतिरिक्त आय पर कर, निगम कर, सीमा शुल्क, शराब तथा नशीले पदार्थों को छोड़कर अन्य वस्तु उत्पादक शुल्क, ऐसी बहुत सी चीज़ों को सम्मिलित किया गया था। प्रश्न नंबर 39 है, वित्त विभाग की सिफारिशों के अंतर्गत केंद्र से राज्यों के अनुदान को क्या कहते हैं। पहला, योजना अनुदान। दूसरा, विकास अनुदान। तीसरा, वैधानिक अनुदान। और चौथा है विवेकाधारी अनुदान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वैधानिक अनुदान। वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत केंद्र से राज्यों के अनुदान को वैधानिक अनुदान कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 2 जनवरी 2013 को वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन किया। 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015 से सन 2000 थी। प्रश्न नंबर 40 है, यहाँ फिर से हमें सही जोड़ी मिलान करने के लिए दी गई हैं। पहला दिया है कृषिक संपदा एवं आय कराधान समिति 1972। दूसरा है प्रत्यक्ष कर जांच समिति 1970। तीसरा है कर सुधार समिति 1991। और चौथा है अप्रत्यक्ष कर जांच समिति 1976। विकल्प दिए हैं, पहला राजा जे चलैया, दूसरा LK झा, तीसरा KN वांछू और चौथा है KN राज। तो यहाँ मिलान करते हैं हम।
कृषि संपदा एवं आय कराधान समिति 1972, इसमें के.एन. राज समिति थी। दूसरा है प्रत्यक्ष कर जांच समिति 1970, इस समिति को के.एन. वांछू ने दिया था। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट का फोर्थ और सेकंड का थर्ड किस विकल्प में दिया है, तो 2 विकल्प में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कर सुधार समिति 1991 राजा जे चलैया के द्वारा दी गई थी। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड का फर्स्ट कहाँ है, तो विकल्प नंबर 2 में दिया है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लास्ट बचा है हमारा अप्रत्यक्ष कर जांच समिति 1976, तो ये एल के झा समिति के द्वारा दिया गया था। समितियां आप सभी अच्छे से याद रखें, एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी ही गई हैं एनटीए के नेट में, हाँ एनटीए नेट एग्जाम में। प्रश्न नंबर 41 है, भारत सरकार की समयबद्ध प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है। पहला भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा भारतीय जीवन बीमा निगम, तीसरा कर्मचारी भविष्य निधि और चौथा है वाणिज्यिक बैंक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4, वाणिज्यिक बैंक। भारत सरकार की समयबद्ध प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। साख सृजन वाणिज्यिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में निम्नलिखित करों को लागू करने के लिए कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए। पहला सेवा कर, दूसरा आयकर, तीसरा बैंकिंग रोकड़ लेन देन कर और चौथा है उपहार कर। विकल्प दिए हैं बी डी ए सी, दूसरा बी ए सी डी, तीसरा बी सी ए डी और चौथा है डी बी ए सी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर ए। सबसे पहले आयकर आया, दूसरे नंबर पर उपहार कर, तीसरे नंबर पर सेवा कर और चौथे नंबर पर बैंकिंग रोकड़ लेन देन कर आया। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में काले धन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने काम नहीं किया। पहला एन काल्डोर, दूसरा डॉक्टर डी के रंगनेकर, तीसरा ओपी चोपड़ा और चौथा है सुखमय चक्रवर्ती। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4, सुखमय चक्रवर्ती। भारत में काले धन का आकलन करने के लिए सुखमय चक्रवर्ती ने काम नहीं किया। सुखमय चक्रवर्ती मौद्रिक पद्धति के कार्यों की समीक्षा तथा बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से है। जो धन कर अधिकारियों से छिपाकर रखा जाता है, अर्थात जिस धन पर टैक्स योग्य होने के बावजूद टैक्स नहीं दिया जाता। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में पारिवारिक उपभोग व्यय की कौन सी मदों के लिए एनएसओएस संदर्भ अवधि को 365 दिनों के रूप में लेता है। पहला वस्त्र, जूते, बिस्तर, शिक्षा इत्यादि, दूसरा खाद्य तेल, मछली एवं मांस, अंडा, तीसरा साग सब्जी, फल, मसाले, पेय पदार्थ एवं संसाधित खाद्य और चौथा है सभी खाद्य पदार्थ, ईंधन, प्रकाश और विविध वस्तुएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, वस्त्र, जूते, बिस्तर, शिक्षा इत्यादि। भारत में पारिवारिक उपभोग व्यय की मद वस्त्र, जूते, बिस्तर, शिक्षा इत्यादि के लिए एनएसओ संदर्भ अवधि को 365 दिनों के रूप में लिया गया। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कर दिया गया है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है।
प्रश्न नंबर 45 है, वर्ष 2009-10 में ग्रामीण भारत के लिए औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय क्या है? पहला 845.54, दूसरा 1053.64, तीसरा 1322.25 और चौथा है 1984.46। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 1053.64। वर्ष 2009-10 में ग्रामीण भारत के लिए औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय 1053.64 है। वर्ष 2015-16 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल आय 93,231 रही। प्रश्न नंबर 46 है, वर्ष 2013-14 के संघीय बजट के मध्यकालिक राजकोषीय नीति कथन के अनुसार वर्ष 2015-16 के अंत में कुल बकाया देयताओं के लिए लक्ष्य क्या है? यहाँ पे हमें जीडीपी का प्रतिशत बताना है। विकल्प है 42.3, दूसरा 44.5, तीसरा 41.1 और चौथा है 47.8। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 1, 42.3। वर्ष 2013-14 के संघीय बजट के मध्यकालिक राजकोषीय नीति कथन के अनुसार वर्ष 2015-16 के अंत में कुल बकाया देयताओं के लिए 42.3 जीडीपी है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में कृषि जीडीपी की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 5% से ज़्यादा दर्ज की गई है? पहला 2006-7, दूसरा 2007-8, तीसरा 2010-11 और चौथा है 2011-12। विकल्प हैं पहला ए और सी, दूसरा ए, बी और सी, तीसरा बी और सी और चौथा ए और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, ए और डी। भारत सरकार की समयबद्ध प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। साख सृजन वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हम देखते हैं कि 47 प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, ए और सी। वर्ष 2006-7 तथा वर्ष 2010-11 में कृषि जीडीपी की वृद्धि दर 5% से ज़्यादा दर्ज की गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019-20 में जीडीपी कृषि की हिस्सेदारी 17.8 है। प्रश्न नंबर 48 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में निजी अंतिम उपभोग व्यय का कौन सी मदों का सबसे बड़ा हिस्सा पीएफसीई रहा है? पहला वस्त्र एवं जूते, दूसरा सकल भाड़ा ईंधन एवं ऊर्जा, तीसरा परिवहन एवं संचार और चौथा है फर्नीचर, साज सामान इत्यादि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, परिवहन एवं संचार। भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में निजी अंतिम उपभोग व्यय की मदों में परिवहन एवं संचार मदों का सबसे बड़ा हिस्सा पीएफएसई पर्सनल फाइनेंशियल प्लेजर इंडेक्स में रहा है। उपभोग व्यय घरेलू तथा गैर लाभकारी संसाधनों द्वारा की गई सेवाओं की अंतिम खपत व्यय को निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 13वें वित्त आयोग का विचारार्थ विषय नहीं रहा? पहला करों की निवल प्राप्तियों का केंद्र एवं राज्यों के बीच वितरण,
जिन्हें उनके बीच वितरित किया जाएगा या वितरित किया जा सकता है। दूसरा, भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। दूसरा है, राज्य में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों को पूरकता प्रदान करने हेतु राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। 4, राज्यों के बढ़ते हुए घाटों को देखते हुए उनके ऋण भारों को पुनर्नियोजित करने की पद्धति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4। राज्यों के बढ़ते हुए घाटों को देखते हुए उनके ऋण भारों को पुनर्नियोजित करने की पद्धति भारत के 13वें वित्त आयोग का विचारार्थ विषय नहीं है। प्रश्न नंबर 50 में हमें फिर से सही जोड़ी मिलान करने के लिए दी गई हैं। पहला है थोक कीमत सूचकांक, दूसरा औद्योगिक मजदूर, तीसरा उपभोक्ता कीमत सूचकांक और चौथा है कृषक मजदूर। यहाँ विकल्प दिए हैं 2001 में 100, 2010 में 100, 2004-05 में 100 और 1986-87 में 100। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1। थोक कीमत सूचकांक का हो जाएगा थर्ड 2004-05, औद्योगिक मजदूर में 2001 में 100 थे, उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो कि नवीन श्रृंखला है इसमें 2010 में 100 थे, चौथा बचा हमारे पास कृषक मजदूर तो इसमें 1986-87 में 100 थे। प्रश्न नंबर 51 है केंद्रीकरण एवं एकाधिकार शक्ति के डैमसेज के विचार के बारे में क्या सही नहीं है। पहला, उत्कृष्ट क्षमता वर्धित केंद्रीकरण एवं ज़्यादा लाभ दोनों उत्पन्न करती है। दूसरा, केंद्रीकरण से लाभकारिता तक कारणात्मक संबंध है। तीसरा, दक्षता से केंद्रीकरण तक कारणात्मक संबंध है और चौथा, दक्षता से लाभ तक कारणात्मक संबंध है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, केंद्रीकरण से लाभकारिता तक कारणात्मक संबंध है। केंद्रीकरण से एवं एकाधिकार के डैम सेट्स के विचार के बारे में सही नहीं है। केंद्रीकरण एवं एकाधिकार शक्ति के विचारों में उत्कृष्ट क्षमता वर्धित केंद्रीकरण एवं ज़्यादा लाभ दोनों उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर 51 है, इसमें हमें फर्म 1 के आंकड़े, फर्म 2, फर्म 3 और फर्म 4 के आंकड़े दिए गए हैं। जब हम इस पूरी टेबल को सॉल्व करते हैं तो हमारा सही विकल्प निकल के आता है विकल्प नंबर 3 45। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी हमें सही जोड़ी दी गई हैं। मजदूरी का लौह सिद्धांत, दूसरा मजदूरी निधि सिद्धांत, तीसरा अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत और चौथा है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, जिसके विकल्प दिए गए हैं जेएस मिल, जॉन आर हिक्स, डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स। तो हम इनको मिलाते हैं। मजदूरी लौह का सिद्धांत डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। मजदूरी निधि सिद्धांत जेएस मिल के द्वारा दिया गया है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जॉन आर हिक्स के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 54 है,
निम्नलिखित में से कौन सी श्रम की सामाजिक सुरक्षा की मद नहीं है? पहला मजदूरी, दूसरा मातृ प्रसुविधा, तीसरा पेंशन और चौथा है औद्योगिक चोट। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1 मजदूरी। मजदूरी श्रम की सामाजिक सुरक्षा की मद नहीं है। श्रमिक को श्रम के प्रतिफल के बदले जो धन प्राप्त होता है उसे मजदूरी कहते हैं। मातृ प्रसुविधा, पेंशन तथा औद्योगिक चोट श्रम की सामाजिक सुरक्षा की मदें हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत 1923 में हुई थी। प्रश्न नंबर 55 है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जुलाई 1993 द्वारा अनुमोदित अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं कौन सी नहीं हैं? पहला निजी अनिगमित उद्यम, दूसरा कोई पूर्ण लेखा उपलब्ध नहीं है जो उद्यम की उत्पादन गतिविधियों का वित्तीय अलगाव होने देगा, तीसरा है आकस्मिक काम या सीमित अल्प समयावधि के काम और चौथा है उद्यम का रोजगार आकार एक अनिश्चित अवसीमा के नीचे है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3 आकस्मिक काम या सीमित अल्प समयावधि के काम। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जुलाई 1993 द्वारा अनुमोदित अनौपचारिक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिसमें निजी अनिगमित उद्यम सम्मिलित है, बाकी सारी चीजें सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 स्तरीय सहकारी ऋण ढांचे में मध्यवर्ती कड़ी है? पहला राज्य सहकारी बैंक, दूसरा केंद्रीय सहकारी बैंक, तीसरा प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और चौथा है नाबार्ड। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2 केंद्रीय सहकारी बैंक। भारत में सहकारी बैंक ऋण वितरण एवं जमा संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में सहकारी बैंकों के 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी समिति, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। प्रश्न नंबर 57 है, उच्च क्षमता मुद्रा है। पहला केंद्रीय बैंक में बैंकों की प्रारक्षित राशि, दूसरा बैंकों के पास मुद्रा और तीसरा है बैंकों के पास समस्त ऋण एवं अग्रिम और चौथा है जनता के पास करेंसी एवं बैंकों के नगद रिजर्व। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, जनता के पास करेंसी एवं बैंकों के नगद रिजर्व। उच्च क्षमता मुद्रा बैंक जमाओं के विस्तार तथा मुद्रा पूर्ति के निर्माण का आधार है। मुद्रा की पूर्ति मौद्रिक आधार में परिवर्तनों के साथ प्रत्यक्ष रूप से और करेंसी तथा रिजर्व अनुपातों में परिवर्तनों के साथ विपरीत रूप से परिवर्तित होती है, जिसे हम H बराबर C बराबर धन R से जानते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, अभिकथन दिया है, भारत में निवेश कंपनियां अधिक सार्वजनिक बचतें आकर्षित नहीं कर पाईं। कारण दिया है, निवेश कंपनियां शुद्ध वित्तीय मध्यस्थ हैं और कॉरपोरेट प्रतिभूतियों में निवेश के लिए सार्वजनिक बचतों को जुटाने में विशेषता प्राप्त हैं। विकल्प दिया है, पहला AR दोनों सत्य हैं तथा RA की सही व्याख्या है, दूसरा AR दोनों सत्य हैं परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा है A सत्य है परंतु R असत्य है और चौथा है A असत्य है परंतु R सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2 A और R दोनों सत्य हैं परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है।
भारत में निवेश कंपनियां अधिक सार्वजनिक बचतें आकर्षित नहीं कर पाती। निवेश कंपनियां शुद्ध मध्यस्थ हैं। कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों में निवेश के लिए सार्वजनिक बचतों को जुटाने में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। भारत में एक निवेश कंपनी को वित्तीय गतिविधि करने वाली या एनबीएफसी के रूप में परिचालन करने वाली कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मुख्य विशेषता होती है। पहला, आरआरबी सामान्यतः सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों के रूप में प्रायोजित बैंक द्वारा स्थापित किए गए। दूसरा, आरआरबी केवल लघु एवं सीमांत किसानों, ग्रामीण शिल्पकारों और कृषि श्रमिकों को ऋण एवं अग्रिम सीधे देते हैं। तीसरा, आरआरबी का कार्य क्षेत्र राज्य में एक या एक से अधिक जिलों के निश्चित क्षेत्रों तक सीमित है। चौथा है, आरआरबी के उधार देने की दरें सहकारी समितियों की प्रचलित उधार दरों को अधिक नहीं होती। विकल्प दिया है, पहला बी और सी, दूसरा ए और सी, तीसरा ए बी और डी और चौथा है ए बी और सी। तो प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर है, करेक्ट आंसर ए बी और सी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा व्यापारिक बैंकों के संयुक्त प्रयास से हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वहाँ बैंक खोले जाते हैं जहाँ की संस्थागत कृषि साख की व्यवस्था अपर्याप्त होती है। प्रश्न नंबर 60 है, भारतीय रिजर्व बैंक की चयनात्मक ऋण नियंत्रण की तकनीक है। पहला, कुछ प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण के लिए अनिवार्य मार्जिन का निर्धारण। दूसरा, अग्रिमों की अधिकतम राशि या अन्य वित्तीय समायोजन का निर्धारण। तीसरा, कुछ प्रकार के अग्रिमों पर विवेकाधीन ब्याज दरों में परिवर्तन। और चौथा है, वाणिज्यिक बैंकों की नकद रिजर्व आवश्यकताओं में परिवर्तन। विकल्प दिए हैं, पहला ए और बी सही है, दूसरा ए बी और सी सही है, तीसरा ए बी और डी सही है और चौथा ए और डी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, ए बी और सी सही है। चयनात्मक साख नियंत्रण, साख नियंत्रण के वे उपाय हैं जो साख की मात्रा या परिमाण को ही नहीं अपितु उसके प्रवाह तथा उद्देश्य को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित करते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, दो चर के समाश्रयण में y आश्रित चर है और x स्वतंत्र चर है। y और x के बीच सहसंबंध गुणांक 0.6 है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही है? पहला, y में 36% घट बढ़ की x के द्वारा व्याख्या होती है। दूसरा, y में 60% घट बढ़ की x के द्वारा व्याख्या होती है। तीसरा, y में 6% घट बढ़ की x के द्वारा व्याख्या होती है और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो 61 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दो चरों के समाश्रयण में y आश्रित चर है और x स्वतंत्र चर है। y और x के बीच सहसंबंध गुणांक 0.6 है। इसके लिए y में 36% बढ़ोतरी होनी कंपलसरी है। प्रश्न नंबर 62 है, तीन स्वतंत्र चरों के साथ वह चरीय समाश्रयण में समाश्रयण गुणांक का परीक्षण करना होता है। इसके लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? पहला, z परीक्षण, दूसरा f परीक्षण, तीसरा x² परीक्षण और चौथा है t परीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, टी परीक्षण। तीन स्वतंत्र चरों के साथ बहुचरीय समाश्रयण में
समासरण गुणांकों का परीक्षण करना होता है। इसके लिए टी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। टी परीक्षण एक परिकल्पना परीक्षण है जिसका उपयोग शोधकर्ता द्वारा चर के लिए जनसंख्या के साधनों की तुलना करने के लिए किया जाता है, जो कि कम अंतराल के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न नंबर 63 है, आगत निर्गत तकनीक की खोज किसने की है? पहला गुरनार मेडल, दूसरा वासिली लियोनटिफ, तीसरा ओलिस्बी चेनरी और चौथा है रॉबर्ट सोलो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, वासिली लियोनटिफ। अर्थशास्त्री वासिली लियोनटिफ ने सामान्य सम विश्लेषण के लिए आगत निर्गत विश्लेषण प्रस्तुत किया। आगत निर्गत विश्लेषण में अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योगों के अंतःसंबंध व आत्मनिर्भरताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न उद्योगों के पारस्परिक संबंध इस प्रकार के होते हैं कि एक्स उद्योग का निर्गत वाई उद्योग का आगत होता है। प्रश्न नंबर 64 है, रैखिक मकड़जाल मॉडल इस रूप में दिया जाता है। आपूर्ति, मांग, जहाँ पे प्रारंभिक शर्त है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 65 है, रैखिक कार्यक्रम जिसके दो निर्णय चर हैं, इष्टतम समाधान संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, रैखिक कार्यक्रम केवल एक समाधान है। दूसरा, इष्टतम समाधान या तो उग्र बिंदु है अथवा उस रेखा पर है जो उम्र बिंदुओं को जोड़ता है। तीसरा है उग्र बिंदुओं को जोड़ता है। एक इष्टतम समाधान द्वारा सभी स्रोतों का प्रयोग होता है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, ये उग्र है। इष्टतम समाधान या तो उग्र बिंदु है अथवा उस रेखा पर है जो उग्र बिंदुओं को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 66 है, उत्पादन फलन Q, AL, K, बीटा दिए जाने पर स्केल पर आरोही प्रतिफल की मांग है। पहला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 67 है, मांग फलन के लिए p बराबर 10 माइनस 3x माइनस 2x इक्वल टू 3 पर उपभोक्ता अतिरेक क्या होगा? विकल्प है 16.25%, दूसरा 20.50%, तीसरा 07.50 और चौथा है 12.50%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 07.50। उपभोक्ता की बचत तथा उपभोक्ता अतिरेक का प्रमुख आधार उपभोक्ता द्वारा दी गई काल्पनिक कीमत तथा वास्तविक कीमत का अंतर होता है। कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए उपभोग के लिए उस वस्तु की काल्पनिक कीमत निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 68 है, जीवन निर्वाह तालिका 4 वर्ष की आयु पर दी गई है। यहाँ पर हमको सारे आंकड़े दिए गए हैं। अगर हम इन सभी को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है विकल्प नंबर 3, 74.0। प्रश्न नंबर 69 है, जिनमें हमको सूची मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची में सबसे पहले है कुल दंपति का प्रजनन दर, सामान्य प्रजनन दर, सकल पुनरुत्पादन दर और कुल प्रजनन दर। तो 4.0, 1.3, 39.1 एंड 0.7।
चलिए मिलान करते हैं। कुल संपत्ति प्रजनन दर, तो इसमें 4.0 ही आ जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड है सामान्य प्रजनन दर, इसमें आ जाएगा 39.1। सकल पुनरुत्पाद दर 0.7 और लास्ट है कुल प्रजनन दर, तो 1.3। इसका मतलब है कि विकल्प नंबर 4 हमारा सही है। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। प्रश्न नंबर 70 है, वैडून का नियम किसके बारे में है? पहला, जनसंख्या की वृद्धि, रोजगार, उत्पादन का प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि के बीच सकारात्मक संबंध के बारे में। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि, रोजगार और उत्पादन का प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि के बीच नकारात्मक संबंध। तीसरा, जनसंख्या की वृद्धि और रोजगार के बीच सकारात्मक संबंध। और चौथा है जनसंख्या की वृद्धि और रोजगार के बीच सकारात्मक संबंध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1। वैडून का नियम जनसंख्या की वृद्धि, रोजगार और उत्पादन का प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि के बीच सकारात्मक संबंध के बारे में वैडून के नियम ने 1966 में पुनरावलोकन किया। यह कॉल्डोर के दूसरे नियम के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 71 है, मानक समाचरण मॉडल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, y में संभाव्यता वितरण। दूसरा, x में संभाव्यता वितरण। तीसरा, त्रुटि पद x से सहसंबंधित माने जाते हैं। और चौथा, एक उपयुक्त मॉडल के लिए अवशेष सभी सैंपल डेटा बिंदुओं के लिए शून्य होगा। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, y में संभाव्यता वितरण। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक त्रिकोण अथवा पुनरावृत्ति प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रत्येक समीकरण के लिए OLS के अलग अनुप्रयोग से पैरामीटरों का वैधता से अनुमान लगाया जा सकता है। बी, स्वतंत्र चर अन्य समीकरणों में त्रुटि पदों से सहसंबंधित हो सकते हैं। तीसरा, SLS का अनुप्रयोग पक्षपातहीन परंतु अप्रभावी पैरामीटर अनुपातों को ले जाते हैं। और चौथा है, स्वतंत्र चर सभी समीकरणों के त्रुटि पदों जिनमें से स्वतंत्र चर लगते हैं से संबंधित हों। विकल्प है पहला बी और डी, दूसरा ए और सी, तीसरा ए बी सी और चौथा ए बी सी और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, ई, बी और सी। प्रश्न नंबर 73 है, OLS आकलन के लिए क्या परिणाम होंगे यदि समाचरण मॉडल में विषम विसारिता हो जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया हो? पहला, यह पक्षपातपूर्ण होगा। दूसरा, यह असंगत होगा। तीसरा, यह अक्षम होगा। और चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, यह अक्षम होगा। OLS आकलन अक्षम होगा यदि समाचरण मॉडल में विषय विसारिता हो पर जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया हो। OLS का मतलब होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, सामान्य न्यूनतम वर्ग। प्रश्न नंबर 74 में हमें फिर से सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है। पहला है एकम मूल परीक्षण, दूसरा आकस्मिक तालिका, तीसरा समाचरण गुणांक और चौथा है 100 सहसंबंध। विकल्प दिए हैं डार्विन वॉटसन, विद्यार्थियों का टी परीक्षण, स्थिरता और एक्स स्क्वायर परीक्षण। विकल्प दिए हैं इसमें एकम मूल परीक्षण, इसमें क्या स्थिरता का माप किया जाता है। दूसरा है आकस्मिक तालिका जिसमें एक्स स्क्वायर का परीक्षण किया जाता है। तो हम ये देखते हैं फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ किस में है? फर्स्ट का
थर्ड और सेकंड का फोर्थ विकल्प नंबर हमको 3 में मिलते हैं। अगला है समशयन गुणांक, तो विद्यार्थियों का टी, परीक्षण और स्व सहसंबंध डार्विन वाटसन नियम, ये इसमें संबंधित हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, मानक संकेतन का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरणों के सिस्टम पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है और क्रमानुसार प्रथम समीकरण है पहला अनभिज्ञेय, दूसरा अभी अनभिज्ञेय, तीसरा अति अभिज्ञेय और चौथा यह बताना संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 अनभिज्ञेय। यदि दी गए समीकरण में 2 चर अनुपस्थित हों तो समीकरण अनभिज्ञेय होता है। इस वीडियो को पूरे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हैव अ गुड डे।